पढ़ेंगे मूल अधिकार और यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का सैद्धांतिक पक्ष यानी कि मूल अधिकारों का अर्थ, इनकी विशेषताएं, महत्व और समस्याएं ये हम पहले अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस वीडियो में हम केवल ये 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 3 मूल अधिकार पढ़ेंगे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो बचे हुए 3 मूल अधिकार हैं वे फिर अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल अधिकारों में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं, भाग 3, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक। तो अब एक एक करके सभी अनुच्छेद को देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा यानी कि यह बताया गया है कि राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा, जैसे भारत की संसद, भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, राज्यों के विधानमंडल, ये सभी राज्य में शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो। राज्य कोई ऐसी विधि या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों को छीनता हो। ठीक है, यदि राज्य कोई ऐसी विधि या ऐसा कानून बना देता है जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है या मूल अधिकारों को छीनता हो, तो ऐसी विधि असंवैधानिक मानी जाएगी। ऐसी विधि या ऐसा कानून असंवैधानिक माना जाएगा। यानी कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो। तो यह हो गया अनुच्छेद 13 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 है, यानी कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। उसका पहला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 14 है। तो 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में कानून के शासन की बात की गई है। कानून का शासन। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून का शासन। और कानून के शासन में 2 बातें आती हैं। एक तो है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरी आती है कानून का या विधि का, कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में है कानून का शासन, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानून के शासन में 2 बातें आती हैं, कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि
राज्य, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए या SC और ST के लिए इनके संरक्षण के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 15 है। यानी कि अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव की मनाही। भेदभाव की मनाही यानी कि जो ये आधार हैं लिंग, जाति, मूल, वंश, इनके आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 है और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी। यानी कि लोक नियोजन में राज्य अवसर की समानता प्रदान करेगा, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मूल, लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करेगा। लेकिन इसके कुछ फिर अपवाद भी होते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता के कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे राज्य SC, ST, OBC, EWS और महिलाएं आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी व्यवस्था कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इनकी अनुच्छेद 17 में छुआछूत की मनाही की गई है, लेकिन इस अनुच्छेद में छुआछूत या अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। केवल यह कहा गया है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं करेगा। यह हो गया अनुच्छेद 17 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि ये भी क्या है? एक समानता का अधिकार है कि सभी नागरिक बराबर हैं। राज्य किसी व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा जो इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे जो शिक्षा की उपाधियां हैं या जो सेना की उपाधियां हैं, वे उपाधियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 18 है। इसके अलावा जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 18 है। तो हम समानता के अधिकार को पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। तो अनुच्छेद 19 सबसे पहले है अनुच्छेद 19(1) कै, 19(1) ख, 19(1) गै, कै ख,
कै ख ग घ ड़ च और छ। 19 1 19 1 ड़ 19 1 च 19 1 6। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो 19 1 क में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 में या अनुच्छेद 19 में जो सबसे पहली स्वतंत्रता है वो कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर है 19 1 ग, इसमें है सभा, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19 1 घ, ये है विचरण करने की स्वतंत्रता। विचरण करने की स्वतंत्रता। विचरण का मतलब होता है घूमना, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी घूम सकता है। अनुच्छेद 1 ड है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी स्थान में निवास कर सकता है। अनुच्छेद 1 6 है कारोबार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कारोबार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अब है 19 1 च, इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता आती है। संपत्ति की स्वतंत्रता। और ये जो संपत्ति की स्वतंत्रता है इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, संपत्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। संपत्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों से हटा करके क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार वर्तमान में संपत्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 में है अपराधी व्यक्ति को कुछ संरक्षण। अपराधी व्यक्ति को कुछ संरक्षण, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधी व्यक्ति को भी कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, या अपराधी व्यक्ति को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो इसमें 3 बातें हैं। अनुच्छेद 20 1, 20 2 और 20 3। तो सबसे पहले 20 1 में है कार्पोन्तर विधि से सुरक्षा। कार्पोन्तर विधि से सुरक्षा, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को दंड, या कोई अपराधी व्यक्ति होता है, उस अपराधी व्यक्ति को दंड या सजा उस कानून के अनुसार मिलती है जो उसके अपराध करते समय लागू था। किसी व्यक्ति को सजा उस कानून के अनुसार मिलती है जब उसने अपराध किया, उस समय जो कानून लागू था उसके अनुसार। मान लो आज किसी ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो आज उस थप्पड़ के लिए कोई कानून नहीं है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कल सरकार ये कानून बना दे कि थप्पड़ मारने वाले को फांसी की सजा हो जाएगी, तो आज जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है उसको फांसी की सजा नहीं हो सकती है। इसको बोलते हैं कार्पोन्तर विधि से
सुरक्षा, यानी कि अपराधी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंड मिलता है जो कानून अपराध करते समय लागू था। अनुच्छेद 20(2) है दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा, यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उस एक अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं मिल सकता है, यानी कि प्रत्येक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड मिल सकता है। लेकिन यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही अलग से होती है। अब है अनुच्छेद 20(3), इसमें है आत्म अभिशासन से सुरक्षा। आत्म अभिशासन से सुरक्षा, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 20। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना है तो फिर कैसे किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। और ये जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत निजता का अधिकार भी आता है। निजता का अधिकार भी आता है। इसके अलावा पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसके अलावा पेयजल का अधिकार, ये सभी अधिकार भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। इसके अलावा एक अधिकार और है इसमें, वो है 21(a). तो 21(a) है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार है और एक किस में आता है? अनुच्छेद 21(a) में आता है। मूल संविधान में यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध। तो सबसे पहले देखते हैं गिरफ्तारी। यदि किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत, किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय हमें 3 काम करने होंगे। यानी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो राज्य या फिर जो पुलिस है वह 3 कार्य करेगी। पहला तो ये होगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। दूसरा होगा वकील से परामर्श की सुविधा। और तीसरा होगा 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुति। मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुति, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर साधारण विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में जो बेगारी होती है, बेगारी और बलात्श्रम, बेगारी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेगारी का मतलब होता है काम के बदले वेतन न देना, और बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती कार्य करवाना। और अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो यह हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 3 मूल अधिकार और बचते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।